हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, RGS से BHU। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज 8वां सप्ताह का पहला लेक्चर। आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन के में जो समझ है रखना चाहिए उसके बारे में जाएंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर द इफ़िशिएंट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। ये क्यों एसेंशियल है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे। परिचय के साथ साथ प्रेगनेंसी क्या है इसको देखेंगे और जानेंगे हम लोग ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन डिफरेंट एनिमल्स, क्या ड्यूरेशंस हैं, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, फिर पार्चुरेशन क्या है, फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ पार्चुरेशन या लेबर जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन है, इसका जो थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना जो है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पार्टिकुलरली प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन जो है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण चक्र होता है, घटना होता है, जिसका अगर थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप प्रॉपर मैनेजमेंट या केयर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें आ सकती है, इसलिए जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दिस स्टेजेज आर द क्रिटिकल फॉर इंश्योरिंग द हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिविटी। अगर आप इसका जानकारी नहीं है तो आप इंश्योर नहीं कर सकते कि हमारे पशु को हम हेल्थी रख सकते हैं, क्योंकि कहीं कॉम्प्लिकेशंस हुआ तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और प्रोडक्टिविटी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, मान लीजिए डिस्टोकिया हो गया है ना, जिसको डिफ़िकल्ट बर्थ बोलते हैं, बच्चे मर गए, तो फिर आपका प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फिर आपका कम हो जाएगा। और फिर ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है, मदर के लिए भी अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, और जब दोनों को दिक्कत होगी तो फिर आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो प्रेगनेंसी रिक्वायर्स द केयरफुल मॉनिटरिंग, है ना। अगर प्रेगनेंसी आपको पता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो उसमें केयरफुल मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। उसको खाना पीना, न्यूट्रिशन अच्छे से दे सकते हैं, या वेटनरी केयर जो पशु चिकित्सक का या पशु चिकित्सीय केयर आप देना चाह रहे हैं वो अच्छे से दे सकते हैं, ताकि जो है दोनों का फीटस जो अंदर जो भ्रूण जो डेवलप हो रहा है, शिशु डेवलप हो रहा है, या फिर जो मदर है उसके मैटरनल हेल्थ के लिए भी आप जो है बेहतर आप प्रबंधन कर पाएंगे। सो पार्चुरेशन क्या है? ये जो है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, प्रसव की जो प्रक्रिया है उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। एंड इट मार्क्स द क्रूशियल इवेंट, है ना, ये बहुत ही क्रूशियल इवेंट होता है। एंड इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली इट रिजल्ट्स इन द कॉम्प्लिकेशंस। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सच है डिस्टोकिया, जो हम अभी बार बार चर्चा कर रहे थे डिस्टोकिया का, इंक्रीज्ड काफ एंड लैम मोर्टेलिटी, जो उनके बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनकी डेथ हो सकती है। और फर्टिलिटी भी जो है, प्रजनन क्षमता भी है, जो फ्यूचर में कम हो सकता है। जब प्रजनन क्षमता कम हो गई तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, फिर आपका उत्पाद जो मिलने वाला है पशुओं से वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका अंडरस्टैंडिंग जो है प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन में गहन समझ रखना ये ज़रूरी होता है। पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, जो भी जुड़े हैं उनके लिए ज़रूरी है, ताकि वो टाइम पे जो है, अगर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो टाइमली उनको कर सकें, और अपनी जो इफ़िशियंसी है, रिप्रोडक्टिव इफ़िशियंसी को उनको बढ़ा सकें, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है फार्म का उसको वो बढ़ा सकें। इनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। जो प्रेगनेंसी है क्या है? प्रेगनेंसी या जेस्टेशन, इसी को जेस्टेशन भी बोलते हैं, जिसको गर्भावस्था हिंदी में बोला जाता है, वो क्या है? सो पीरियड ड्यूरिंग विच द फीटस डेवलप। एनिमल क्या होता है? गर्भ धारण करती है, ठीक है। तो जब वो गर्भ धारण कर ली तो वो क्या है कि जब तक वो भ्रूण जो है या शिशु जो है, उसका बच्चे जो है गर्भ के अंदर हैं, उसी को प्रेगनेंसी कहा जाता है। और जब तक वो हैं, जिस पीरियड तक हैं, उसको प्रेगनेंसी पीरियड भी बोलते हैं। तो पीरियड ड्यूरिंग विच द फीटस डेवलप इनसाइड द फीमेल, फीमेल के इनसाइड जो जब तक है और डेवलप हो रहा है, उसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ये स्टार्ट कब से होता है? गर्भ धारण करने से, जो कंसेप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। वो ख़त्म कब होता है? जब पार्चुरेशन यानी डिलीवरी हो गया, पार्चुरेशन हो गया, बच्चे जब बाहर आ गए तो वो ख़त्म हो गया। तो ये जो कंसेप्शन और पार्चुरेशन के बीच का जो अवधि है, जो पीरियड है, उसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को एम्ब्रायोलॉजिकली जो है, जो डेवलपमेंट के अनुसार से
3 डेवलपमेंटल स्टेज में बांटा गया है। पहला क्या है, पीरियड ऑफ ओवम, दूसरा है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो और तीसरा है पीरियड ऑफ फीटस। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम देते हैं कि करके। पीरियड ऑफ ओवम जो है ये क्या है, जिसको अंडाणु काल भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड ऑफ द ब्लास्टूला, चूंकि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन इसी में होता है। ये कहाँ से कहाँ तक है, फर्टिलाइजेशन हमने बताया था, ओवुलेशन हुआ जब हम बता रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें बताया भी था कि ओवुलेशन कहाँ से होता है, ओवरी से होता है, फिर वो फॉलोपियन ट्यूब में आता है उनके अंडाणु, और फिर इधर से स्पर्मेटोजोआ यानी शुक्राणु जाते हैं, दोनों मिलकर के फर्टिलाइजेशन होते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। तो वहाँ से क्या है, फॉलोपियन ट्यूब में एक जगह होता है, एक निश्चित जगह पे ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर वो जाइगोट बनता है और फिर उसका डेवलपमेंट होता रहता है और फिर वो यूट्रस में आता है और फिर यूट्रस में आकर के अटैचमेंट होता है उसका और फिर आगे का विकास होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ वहाँ से लेकर के एक स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक का जो स्टेज होता है, और वो स्टेज क्या है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया, वो अटैच होगा यूट्रस में, जो यूट्राइन वाल है सबसे अंदर का है ना, इंडोमेट्रियम वाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे अटैच होगा। जब वो अटैच हो जाएगा तो वहाँ तक के पीरियड को, इनिशियल अटैचमेंट होता है, इनिशियल अटैचमेंट तक के पीरियड को ये ओवम ऑफ द पीरियड कहा जाता है। ये 10 से 12 दिनों का होता है। जब मैटिंग होता है उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो 10 से 12 दिन का समय इसमें लगता है गाय में। ड्यूरिंग दिस पीरियड जाइगोट डेवलप्स इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट्स पहले एक सेल सिंगल सेल स्टेज होता है, वो डिवाइड करके 2 सेल स्टेज बनता है जिसको, है ना, फिर वो 4 बनता है, फिर वो बनता है आगे चल करके वो मॉरूला बनता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो ब्लास्टोसिस्ट तक के फॉर्मेशन को इस पीरियड में रखा गया है। उसके बाद का जो पीरियड है वो पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो है, जिसको भ्रूण काल भी बोला जाता है। ये जो भ्रूण काल होता है ये 12 से लेकर 45 दिन तक होता है। इस पीरियड में जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर के अंदर वो सारे बन जाते हैं। इतना कम समय 45 दिन के अंदर सब कुछ, जैसे उनका जो हार्ट बनना है, लिवर बनना है, किडनी बनना है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स इसी पीरियड में बन जाते हैं। इसीलिए इसको पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। उनके सारे अंग का निर्माण इस दौरान हो जाता है। इसीलिए ये जो है बहुत ही क्रूशियल माना जाता है ये पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो का। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम, जैसा हम बता रहे थे कि ये फॉर्म हो जाता है। इसके बाद का जो पीरियड है पीरियड ऑफ द फीटस, इसको फीटल ग्रोथ भी बोला जाता है। पीरियड ऑफ फीटल ग्रोथ यानी भ्रूणोत्तर काल या गर्भस्थ शिशु काल जो बोलते हैं। पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो में क्या था कि वो छोटा सा शिशु का रूप ले लिया, बहुत छोटा होता है, ले लिया, सारे ऑर्गन्स उसके बन गए। अब इस काल में क्या होता है, सिर्फ वो बड़ा होते हैं, उनके थोड़ा बहुत माइनर चेंजेज होते हैं लेकिन वो ग्रो करते हैं। और ये 45 दिन से लेकर के पाचुरेशन जो होता है, जो 9वें महीने में खास करके जो पाचुरेशन होता है गायों में, वहाँ तक का जो समय होता है ये पीरियड ऑफ द फीटस कहलाता है। ये अलग अलग जानवरों में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस दौरान जो है फीटस जो है या जो गर्भस्थ शिशु है वो ग्रो करता है, वो बड़ा होता है और मैच्योर भी होता है। लेकिन जो लास्ट का 2 से 3 महीना होता है उसमें क्या होता है कि इनका ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होता है, उनका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। शुरुआत में तो ये धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन लास्ट का 2-3 महीने जो बचते हैं उसमें बहुत तेजी से इनका ग्रोथ होता है। अब हम प्रेगनेंसी पीरियड की बात करें कि अगर वो गाय कंसीव हो गई है तो बच्चे कितने दिन में देंगे, तो ये सभी जानवरों में अलग अलग होता है। जैसे गाय की हम बात करें तो इसमें है 273 से 296 दिन के बीच में ये बच्चे देते हैं। वैरी करेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। एग्जैक्ट एकदम सेम डेट में बच्चे नहीं देते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। बफेलो जो है, भैंस है, तो उसमें 316 से 318 दिन का होता है अवधि। अगर वो सीप है, भेड़ है, तो 140 से 155 दिन का होता है। गोट है, बकरी है, तो 148 से 156 दिन के बीच में वो बच्चे दे देंगे, इतना अवधि होता है। पिग है तो 111 से 116 दिन का अवधि उनमें होता है। गर्भावस्था उनमें इतने दिनों का होता है। अब फैक्टर्स जो है, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं गर्भावस्था को, तो पहले तो सेक्स ऑफ द फीटस ये भी अफेक्ट करता है। अगर उनमें जो है मेल फीटस है, अगर गर्भावस्था जब धारण की है एनिमल, अगर उसमें नर अगर डेवलप कर रहा है, मेल है, तो उसमें देखा जाता है कि 1 से 2 दिन लॉन्गर होता है जेस्टेशन पीरियड। मतलब एक जो फीमेल रहती उससे 1 दिन बाद वो बच्चे देंगे या 2 दिन बाद ऐसे बच्चे देते हैं। एवरेज ये निकाल करके साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेशन करके बताया है। तो एवरेज मान लीजिए कि 1 से 2 दिन ज़्यादा आपका लॉन्गर होगा। एज
एज जो है जो उम्र पे भी डिपेंड करता है। 1 to 2 days शॉर्ट इन द यंग एनिमल, अगर वो हीफर है, बछिया है, या पहली बार बच्चा दे रही है या दूसरी बार बच्चा दे रही है, तो ऐसा देखा जाता है कि उनमें थोड़ा गर्भावस्था छोटा होता है, 1 से 2 दिन उसमें कम होता है। सीजन है तो सीजन का भी प्रभाव पड़ता है। अगर वो विंटर में या स्प्रिंग सीजन में अगर बच्चे दे रही है तो स्लाइटली लॉन्गर होता है उसमें, गाय में। ट्विनिंग है, अगर 2 बच्चे हैं, अगर गर्भाशय में 2 बच्चे अगर डेवलप हो रहे हैं तो शॉर्टर होगा, थोड़ा सा छोटा होता है, 3 से 6 दिन उसमें कम हो जाता है। और वो अगर ट्विनिंग है खास करके गाय में तो। माल न्यूट्रिशन है, अगर उनको खाना पीना अच्छे से नहीं मिला है, स्टार्वेशन हो रहा है, भूखी बहुत दिन तक रही हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि फिजियोलॉजी ऐसा होता है कि जल्दी से बच्चे को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि खाना पीना उनको अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में भी जो जेस्टेशन पीरियड है, प्रेगनेंसी पीरियड या जो गर्भावस्था है, वो छोटा हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन कई बार कई ट्रीटमेंट चलते रहते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी इंजेक्शन कई लोग लगाते रहते हैं, तो उनको ध्यान नहीं रहता है। अगर वो लगातार लगा रहे हैं तो उस पीरियड में क्या होता है कि लॉन्गर हो जाता है, गर्भावस्था थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आयोडीन का डिफिशियंसी खास करके साओ में, सुकरी में होता है। अगर आयोडीन का डिफिशियंसी है तो ये 4 से 10 दिन इसमें जो है बढ़ जाता है गर्भावस्था। विटामिन ए का डिफिशियंसी अगर है, खाना पीना में अगर अच्छे से नहीं दे रहे हैं, विटामिन ए का डिफिशियंसी है, तो इस कंडीशन में भी थोड़ा ये बढ़ जाता है, लॉन्गर हो जाता है ये, और ये 1 से 4 सप्ताह तक ज़्यादा हो सकता है। हाइपोप्लेसिया है किसका, या अप्लेसिया है HPA का, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस बोलते हैं। H मतलब हाइपोथैलेमस, P मतलब पिट्यूटरी, A मतलब एड्रिनल। ये एक्सिस बनता है, वहीं से ये हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, और ये इनिशिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, प्रेगनेंसी प्रसव को इनिशिएट करने के लिए। तो उस कंडीशन में अगर ये हाइपोप्लेसिया हो गया है कहीं भी, पिट्यूटरी में या हाइपोथैलेमस में या एड्रिनल ग्लैंड में, तो क्या होगा कि वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा, और जितना हाइपोप्लेसिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, और उस कंडीशन में ये जेस्टेशन बढ़ते चला जाता है, लॉन्गर हो जाता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इसको बोलते हैं CNS, उसकी अबनॉर्मलिटीज हो गई है। जैसे एक हाइड्रोसिफेलस एक कंडीशन बनता है जिसमें मस्तिष्क में जो है, ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या है कि वो पार्चुरेशन का जो इनिशिएशन है वो समय पर नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में भी जेस्टेशन लॉन्गर हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण थे। ये इस कारण को अगर जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों आपकी गाय का या जो भी जानवर पाले हैं, पशु पाले हैं, वो बच्चे लेट से दे रही है या पहले दे रही है। तो आपको इसका ध्यान रहेगा तो आप अच्छे से बेहतर उसका जो है प्रबंधन कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रेगनेंसी तो हमने बता दिया, अब आगे देखते हैं पार्चुरेशन, जो प्रसव की प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि एक अवस्था आती है, उसके बाद फीटल एक्सपेल्सन, जो बच्चे जो गर्भ में पल रहे थे उनको बाहर निकालने का, साथ ही साथ जो उनके फीटल मेम्ब्रेन्स है, आप देखेंगे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनता है, एक थैली में ही बच्चा जो है पलता है, जिसको फीटल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। वो पूरा ढका रहता है, उसके अंदर पानी भी होता है, वो 2 तरह का पानी होता है, एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक एलेंट्रोइक फ्लूइड होता है, 2 तरह का होता है। तो उसके अंदर वो पल रहा होता है, और वो जब प्रसव जब होती है तो ये बच्चे के साथ साथ वो फीटल मेम्ब्रेन्स भी बाहर आते हैं, वो भी अंदर नहीं रहता है। तो ये दोनों की जो निकलने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो प्रसव है या पार्चुरेशन है, ये हो रहा है। अब ये जो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग पशुओं में। जैसे अगर हम कैटल और बफेलो की बात करें, गाय और भैंस की, तो वहाँ एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को काविंग बोलते हैं। उसी तरह से शीप की बात करें तो वहाँ एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को हम लोग लैम्बिंग बोलते हैं। अगर गोट की बात करें तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को वहाँ पे किडिंग बोलते हैं, और पिग की बात करें तो वहाँ पे एक्ट ऑफ पार्चुरेशन को फैरोइंग बोलते हैं। सब प्रोसेस एक ही है, प्रक्रिया एक ही है, अलग अलग पशुओं में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ह्यूमन बींग में जैसे मनुष्य हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं, डिलीवरी के नाम से जानते हैं हम लोग। तो उसी तरह पशुओं में गाय है तो काविंग के नाम से जानेंगे, है ना, भेड़ है तो लैम्बिंग के नाम से जानेंगे। इस तरह से नाम अलग अलग दिया गया है। अब इसके जो स्टेज हैं, स्टेजेज ऑफ पार्चुरेशन, तो इसको 3 चरणों में, 3 स्टेज में बांटा गया है, और अलग अलग स्टेज में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रसव की जो है पहली अवस्था है, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या क्या घटना घटती है।
तो ये जो है इस स्टेज में ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर से नहीं देख सकते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर आंतरिक चेंजेज होते हैं। वो आंतरिक चेंजेज क्या होगा? डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स जो है यानी गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होना, फैलना। उसके बाद ऑनसेट ऑफ रेगुलर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब हमने गर्भाशय बताया था उसका लेयर बताया था, कई लेयर्स में होते हैं। सबसे अंदर का लेयर एंडोमेट्रियम, उसके बाद का लेयर मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो होता है वो मस्कुलर होता है, मस्कुलर सेल्स या मसल्स के बने होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और मस्कुलर फाइबर्स जो होते हैं वो भी सर्कुलर भी हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं, दोनों होते हैं। तो वो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। तो वो पहले इरेगुलर था, अब जब प्रसव की समय आता है उसमें रेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर, और वो थोड़ा तेजी से होने लगते हैं, बढ़ भी जाते हैं। तो ये एक चेंजेज होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ द फीटल एक्सपल्स, जो फीटस जो था, जो गर्भस्थ शिशु था, वो उनके जेस्टेशनल फेज में उनका जो ओरिएंटेशन होती है, उनकी जो अवस्था होती है अलग होती है। जब बाहर निकलते हैं तो वो अलग रूप लेते हैं, वो ओरिएंट होते हैं बाहर के निकलने में, ताकि उनका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, बाहर निकलने में कम दिक्कत हो। तो अपने आप को इस रूप में लेते हैं ताकि वो आसानी से बाहर निकल सकें। तो यही होता है ओरिएंटेशन। तो ये इतनी सारी घटनाएं जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ जो लेबर होता है, फर्स्ट स्टेज जो पार्चुरेशन जो हम लोग बोलते हैं, उसमें ये होता है। एक एक करके देखते हैं कि डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सबसे पहले जो गर्भाशय ग्रीवा का जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर होता है, क्लोज होता है प्रेगनेंसी के समय, पार्चुरेशन के समय वो खुलता है। तो कैसे खुलता है इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो खुलने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले पैसिवली होती है ना, जो अक्रियात्मक जिसको बोलते हैं वो अपने आप खुलता है। उसके बाद एक्टिवली क्रियात्मक होती है वो, उसमें जब कुछ अलग जैसे फीटस आकर के उसमें टच करता है या उसको प्रेशर देता है तब जाके खुलता है, वो अपने आप नहीं खुलता है। तो सबसे पहले पैसिवली ओपन होता है, फिर एक्टिवली ओपन होता है। इसके बारे में देखते हैं। तो पैसिव डायलेटेशन बिगिंस एट द एक्सटर्नल ऑस। अब ये सर्विक्स मान लीजिए कि स्ट्रक्चर है, इधर गर्भाशय है, ये दो हॉर्न होते हैं, हमने बताया भी था। तो ये जो यहाँ पे जो ओपनिंग है इसको इंटरनल ऑस बोलते हैं, और बाहर का जो ओपनिंग इसके बाद का स्ट्रक्चर जो है वेजाइना का होता है। तो ये जो सर्विक्स का स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, है ना। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पे खुलता है, ये एक्सटर्नल ऑस खुलता है, और ये प्रोग्रेसिवली जो होता है, प्रोग्रेस टुवर्ड द इनवर्ड्स, यहाँ से खुलना, ये फैलाव शुरू होता है और ये इनवर्ड होता है, और ये एक कोन का रूप ले लेता है। फैलते फैलते जैसे यहाँ पे फैल रहा है, ये और ज्यादा बड़ा हो गया, और इस तरह से पॉइंटेड इस तरह का ये होता है, ये इस तरह से फैलता है। पहले ये तब तक फैलता रहेगा जब तक ये इसका जो डायमीटर है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का ना हो जाए। तो इस तरह से ये बाहर से फैलना शुरू होता है, और ये यहाँ तक ये इसके जो एपेक्स जो है इसका ये कोन का रूप लेता है, कोन से पेट कैविटी बन जाता है, और एपेक्स जो है इंटरनल ऑस के पास यहाँ पे जाकर के ये मिलता है। ये अभी ये खुलना शुरू नहीं हुआ है, अब इसको भी इसी तरह से खुलना है, इस तरह से, तब जाकर के ये बच्चे बाहर आएंगे। अभी तो ये बाहर का ये खुला है सिर्फ। तो ये क्या था? पैसिव डायलेटेशन, वो पैसिवली अपने आप ये खुलता है, उसमें कोई क्रियात्मक बाहर से कोई क्रिया नहीं होती है। उसके बाद क्या है कि ये एक्टिवली, अब क्या है कि एक्टिव डायलेटेशन होता है। यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे, अब यहाँ पे एक्टिव डायलेटेशन कैसे होगा कि ये जो है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्टिव सर्वाइकल डायलेटेशन अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी के कारण से ये डायलेट होंगे, व्हिच पुशेस द फीटस एंड इट्स मेम्ब्रेन बैकवर्ड। जब यहाँ पे ये क्या है कि जब ये यहाँ पे गर्भाशय है, यहाँ पे बच्चे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बच्चा इधर की तरफ आता है, और आएगा तो यहाँ पे बार बार इंटरनल ऑस में क्या है कि प्रेशर डालता है, इसके कारण से ये फिर खुलता है, ओपन होता है। तो प्रेशर जब तक इंटरनल ऑस में नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको जो क्या कि फीटस जो है ये प्रेशर दे रहा है इंटरनल ऑस में, इसके कारण से ये खुल रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है एक्टिव डायलेटेशन। ये एक्टिवली ये खुलता है। दिस रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द इंटरनल ऑस एंड सर्वाइकल डायलेटेशन। अब ये क्या है कि पूरा का पूरा सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है, ये कंप्लीटली आगे चल करके होता है। सो कंप्लीट सर्वाइकल डायलेटेशन अकर्स व्हेन द फीटल पार्ट्स रीचेज द हाफवे ऑफ द वेजाना। योनि में आधा रास्ता तक या मिड वेजाना तक जब ये पहुंच जाता है, तब जाकर के उसका जो है कंप्लीट डायलेटेशन होता है। पहले थोड़ा ओपन होता है, उसका सर, उसका पैर वहां तक जाता है, फिर जब वो फीटस वहां तक पहुंचता है, मिड वेजाना तक पहुंचता है, तो क्या है कि अंदर से मैकेनिकल प्रेशर जनरेट करता है,
फिटस का जो शरीर है उस प्रेशर के कारण से जो है वो ओपन होता है, तो कंप्लीटली फिर ओपन होता है और बच्चा जो है वो अंदर से बाहर आता है। अब जो नेक्स्ट जो था वो ऑनसेट ऑफ रेगुलर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है ना। अब ये नियमित रूप से, पहले क्या था कि वो कॉन्ट्रैक्शन जो था इरेगुलर था, लेट जेस्टेशन में इरेगुलर था है ना, और क्या था, फ्रीक्वेंसी उसका कम था, उसके स्ट्रेंथ भी जो थे वो कम था और ड्यूरेशन उसका लंबा था, वो बहुत देर देर में हो रहा था। अब ये क्या होता है कि ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, इसके जो स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, फ्रीक्वेंट हो जाता है और शॉर्टर ड्यूरेशन मतलब जल्दी जल्दी होने लगता है। और ये जो है पेरिस्टाल्टिक टाइप का, मतलब कि एक ट्यूब है इस तरह से, तो ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से होते होते ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, इसी को पेरिस्टाल्टिक बोलते हैं। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसके कारण से ये इस टाइप का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये दोनों तरफ का होता है, ये ट्यूबेलो सर्वाइकल और सर्वाइको ट्यूबुलर, मतलब कि गर्भाशय से सर्विक्स की तरफ और सर्विक्स से गर्भाशय की तरफ भी होता है, दोनों साइड में ये हो सकता है। इसके फिजियोलॉजी अलग है ना, तो उतना डिटेल्स में भी हम नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है कि लूजेनिंग ऑफ द प्लासेंटल अटैचमेंट, जो प्लासेंटा अटैच है उसको भी बाहर आना है, तो जो अटैचमेंट है उसको भी लूज करता है। वाइड ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स, जैसे अभी हम बताया कि वो कैसे ओपन करता है। ओरिएंटेशन ऑफ द फिटस, ये कॉन्ट्रैक्शन जब तक नहीं होगा तो फिटस जो है अपने आप को ओरिएंट नहीं करेगा तो ओरिएंटेशन नहीं होगा तो वो आसानी से वो आ नहीं पाएगा, वो अंदर ही रह जाएगा। बच्चा आने के लिए, बाहर आने के लिए उसको ओरिएंट होना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो इसमें जो फर्स्ट स्टेज की घटना है, ओरिएंटेशन ऑफ द फिटस फॉर द एक्सपल्सन। सो लेट जेस्टेशन में क्या है कि ये रिमेन्स इन द लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पोस्चर, तीन यहाँ पे बात करते हैं। जो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लॉन्ग एक्सिस है फिटस का, वो मदर के लॉन्ग एक्सिस से कैसे है। अगर दोनों एक साइड में है, पैरेलली है, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे के डिफेक्ट होते हैं जो इस व्याख्यान का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। दूसरा पोजीशन जो होता है डोर्सोसैक्रल, मतलब डोर्सल सरफेस जो है फिटस का, वो सैक्रम की तरफ, जो मदर का जो सैक्रम है अगर उधर है, सैक्रम जो होता है कमर के पास जो हड्डी होती है उसकी बोलते हैं, तो उस साइड में है, तो फिटस का डोर्सल सरफेस ऊपर का पार्ट अगर सैक्रम की तरफ है तो उसको डोर्सोसैक्रल बोलेंगे। अगर वो बच्चा ऐसे है, उलट गया है, उसका जो डोर्सल सरफेस है वो नीचे है, नीचे क्या होता है, प्यूबिस बोन होता है, अगर उस साइड है तो उसको हम लोग डोर्सोप्यूबिक बोलते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इस तरह का, अगर पेल्विक कैविटी है तो यहाँ पे सैक्रम है, तो फिटस का जो पीठ वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला ये इस तरफ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोर्सोसैक्रल। अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे प्यूबिस बोन होता है इस साइड में, तो ये होगा डोर्सोप्यूबिक। यहाँ पे इलियल बोन होता है, अगर इस साइड ऐसे ओरिएंट हो तो इसको बोलते हैं डोर्सो इलियल। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो जेस्टेशनल जो फेज होता है उसमें क्या होता है कि गाय में तो ये लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन डोर्सोसैक्रल पोजीशन होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा बच्चे देने वाले हैं जैसे साव है, तो उनमें ये जेस्टेशनल जो होता है ये डोर्सोप्यूबिक या डोर्सो इलियल हो सकता है। उसको घूम करके फिर उनको डोर्सोसैक्रल में ही आना है, तभी जा करके वो बच्चे बाहर आ पाएंगे, नहीं तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस स्टेज में वही ओरिएंटेशन होता है। तो ये रोटेट करते हैं फिटस और अपने आप उनके जो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स को एक्सटेंड करते हैं। इनमें क्या होता है, ये राइटिंग रिफ्लेक्स जो है वो फील करते हैं, वो राइटिंग रिफ्लेक्स के कारण से ये फिर जो है अपने आप को ये ओरिएंट करते हैं। तो ये एक्टिविटी इसमें होता है। अगर ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन अगर फेल हो जाए तो बच्चे अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से क्या है कि फिर कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब कुछ साइंस हैं जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के हैं, जो जैसे हम भेड़, बकरी और गाय में लगभग एक जैसा होता है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या साइन होता है। तो ये क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज जब पार्चुरेशन जब होता है या लेबर होता है तो उसमें एब्डोमिनल पेन होता है, और उस पेन के कारण से ही जो साइन दिखने को मिलता है वही हमें देख सकते हैं। जैसे उसमें पेन के कारण से क्या हो सकता है, माइल्ड पेन होता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, खाना पीना नहीं खाएगी या कम खाएगी, इनएपेटेंस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, इरेगुलर रूमिनेशन मतलब वो जुगाली कम करेगी या इरेगुलर रूप से करेंगी, शिफ्टिंग ऑफ वेट फ्रॉम वन लेग टू अनदर वे, एक पैर से दूसरे पैर में अपना वेट वो चेंज करते रहेंगी, किकिंग एट बेली, वो अपने जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे पैर से मारेगी,
है ना, स्टैंडिंग विथ हर बैक आर्च, वो अपने पीठ को थोड़ा सा ऐसे उठा करके वो रखती है, टेल उसका जो है पूंछ जो है ऊपर की तरफ उठा रहेगा, और वो क्या है कि फ्रीक्वेंटली कभी बैठेगी कभी उठेगी, तो समझ जाइए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ पार्चुरेशन स्टार्ट हो गया है। इनमें पल्स, रिस्पायरेशन वगैरह वो तेज हो जाते हैं। लेकिन ये सब साइन जो है वो बछिया में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द काउ। गाय के तुलना में बच्चियों में जो पहली बार बच्चा दे रहे हैं उसमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। गाय में कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ये स्टेज पार हो जाता है। उसी तरह अगर सुकरी में हम बात करें तो उसमें भी बेचैनी होती है, नर्वसनेस होता है, घबराहट होता है। नेस्ट बिल्डिंग, उनमें एक हैबिट होती है घोंसले बनाने का, नेस्ट बिल्डिंग करने का, लेकिन वो कब होता है कि जब वो ओपन एरिया में रखा गया है, वहाँ रखा गया है। लेकिन अगर उसको क्लोज में रखा गया है, फैरोइंग क्रेट में रखा गया है, तो वो क्या करती है, पाविंग, फ्लोर को वो पैर से मारते रहती है, या बाइटिंग, कहीं रॉड लगा हुआ है उसके घर में तो उसको वो काटेगी, दांत से चबाने की कोशिश करेगी। फ्रीक्वेंट डेफिकेशन, है ना, या यूरिनेशन, पेशाब बार बार करेगी। इंक्रीज्ड पल्स रेट और रिस्पायरेशन रेट भी बढ़ जाता है उनका नॉर्मल से। सेवलर अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ द रेस्ट एंड रेस्टलेस, वो बार बार बैठेगी, रेस्ट करेगी, फिर बेचैन होगी, फिर रेस्ट करेगी, फिर बेचैन होगी, इस तरह से होता है। और वो 15 से 60 मिनट पहले क्या होता है कि वो पूरा का पूरा लेट जाती है, लैटरल रिकमेंसी में पूरा लेट जाएगी बच्चे देने से पहले। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है। और एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, आप देखेंगे उसके एब्डोमेन में भी कुछ संकुचन हो रहा है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे बाहर आते हैं। ये जो सेकेंड स्टेज है उसमें बच्चे बाहर आते हैं, इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और साथ साथ एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ये पेल्विक इनलेट में ये फीटस आता है, वहाँ पे ये एक घटना घटती है, एक इनिशिएट होता है रिफ्लेक्स, जिसको पेल्विक रिफ्लेक्स बोलते हैं, व्हिच एंड टर्न स्टिमुलेट द एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन। वो एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेगा या स्ट्रेनिंग को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से जो बच्चा है वो और आगे पुश होता है, आगे बढ़ता है। और ये स्ट्रेनिंग जो है जब शुरू होता है तो जो फीटस है वो सर्विक्स और एंटेरियर वेजाना में ये आ जाता है। अब ये जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घटना घटती है, या रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है जिसको बोलते हैं फर्गुसन रिफ्लेक्स। और ये जो फर्गुसन रिफ्लेक्स होता है तो इसी समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो बहुत तेज होता है, और ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट होता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही रहा था, तो दोनों मिल करके मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मिल करके फीटस को जो है बाहर एक्सपेल कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि ये अगर इसमें हम अगर साइन देखना चाहें तो इनिशियली क्या है कि ये स्टैंडिंग कंडीशन में होती है, और कई बार क्या है कि गाय बैठ भी जाती है, लेट भी जाती है। तो बच्चे देने का समय जो है ये कई बार क्या है कि गाय खड़े होकर के भी दे सकते हैं, कई बार ये लेट करके भी देती हैं। तो इसमें दोनों तरह के होते हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर वो खड़े होकर के दे रही तो थोड़ा सा बच्चे को डैमेज ना हो, कुछ भी नुकसान ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना है। और इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा एफोर्ट लगाती हैं फीटस को बाहर करने के लिए, खास करके जब उनका हेड बाहर आ रहा होता है फीटस का, उस समय। इसी समय क्या होता है, इसी स्टेज में दोनों वाटर बैग, जिसको हम लोग बोलते हैं एलेंट्रॉइक कैविटी और एमनोटिक कैविटी, सबसे पहले क्या है एलेंट्रॉइक कैविटी का रप्चर होता है, जिसके कारण से यूरिन लाइक पानी जैसा जो है ना वो तेज बहाव के साथ जो है ना वो बाहर आता है। उसके बाद सेकेंड वाटर बैग रप्चर करता है, उसमें क्या है कि लुब्रिकेंट जैसा थोड़ा सा उसमें जो होता है मिक्वाइड नेचर का होता है, वो फ्लूइड बाहर आता है जो स्लिपरी, जो प्रदान करता है बर्थ पैसेज को, ताकि उसमें किसी तरह का घर्षण ना हो, बच्चे आसानी से वो बाहर आ जाए, लुब्रिकेंट जैसा एक्ट करता है वो। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिससे वो उनको पोषण मिलता है, वो इसी समय वो ब्रेक हो जाता है। सुकरी की अगर बात करें तो ये हमेशा वो लैटरल रिकमेंसी में ही बच्चे देती हैं। कई बार वो एक बच्चे देने के बाद वो खड़ी भी हो जाती हैं, लेकिन वो कोशिश करती हैं कि लेट करके ही वो बच्चे दें। और वो उनमें कई सारे बच्चे होते हैं तो कुछ कुछ अंतराल में वो बच्चे बाहर निकालते रहते हैं, जो अभी हम आगे बताएंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जैसे हमने बताया प्रेजेंटेशन, पोजीशन और पोस्चर की बात करें तो जो नॉर्मल होता है वो एंटेरियर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, पोजीशन जो नॉर्मल होता है वो डोर्सोसैक्रल होता है, और जो पोस्चर होता है एक्सटेंडेड होता है, मतलब हेड और फोरलिम्स जो है वो एक्सटेंडेड होते हैं। इस तरह से फोरलिम को एक्सटेंड कर लेगा और इसी
फोल्डिंग्स में वो अपने माथे को इस तरह से करके रखता है। अगर इसके अलावा, इस नॉर्मल के अलावा कोई भी प्रेजेंटेशन पोजीशन पोस्चर है तो उस कंडीशन में वो फीटस बाहर नहीं आ पाएगा, उनको कॉम्प्लिकेशन होना ही होना है। उस समय असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है, तुरंत किसी डॉक्टर्स को बुलाइए और उनका इलाज कराइए कि जो आसानी से बच्चे बाहर आ सकें। एक थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में इसको आफ्टर बर्थ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा है, जो जेर है जिसको बोलते हैं, वो बाहर आता है और इस स्टेज में मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है और बढ़ जाता है। उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण से डिटैचमेंट होता है और डिटैचमेंट के कारण से वो बाहर आता है। अब ये डिफरेंट स्टेजेज हैं, इनका टाइम पीरियड दिया हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज का, इसको आप देख सकते हैं। ये अलग अलग पशुओं में जो है अलग अलग स्टेज होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि कितना देर का फर्स्ट स्टेज हो सकता है, कितना देर का, जैसे मान लीजिए गाय में आधा से 1 घंटा का वो आपका सेकेंड स्टेज है। तो इस दौरान अगर क्या हो गया कि अगर इस दौरान बच्चे बाहर नहीं आए तो समझ जाइए कि कॉम्प्लिकेशंस है, आपको असिस्टेंस देने की जरूरत है, आपको डॉक्टर्स को बुलाने की जरूरत है। अगर खुद जानकार हैं तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आप उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर वो बच्चे भी तुरंत डेथ हो जाता है और गाय को भी दिक्कत हो सकती है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के साथ हम ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे पर्चुरेशन है और प्रेगनेंसी है, दोनों के बारे में हमने समझे और समझने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, इनके स्टेजेस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है और इनके बिहेवियर्स जो हमने शो करते हैं उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर इसकी हम जानकारी रखते हैं, सही जानकारी रखते हैं, तो हम टाइम पे टाइमली इंटरवेंशन कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं और न्यूनेटल सर्वाइवल, जो बच्चे जो बाहर आ रहे हैं उनके सर्वाइवल के भी चांसेस को हम बढ़ा सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा फार्म प्रॉफिटेबल होगा, हमें इनकम ज़्यादा होगा, हमें नुकसान कम होगा, है ना। तो ये कुछ बुक्स के रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।